हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी स्टडी हब में। आज हम लोग देखेंगे सीजी टेट 2024 पेपर का मैथ का प्रैक्टिस सेट का पार्ट 4। ठीक है, तो उसमें आते हैं पहले क्वेश्चन की ओर कि एक समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोणों का अनुपात 2:3 है, तो उन कोणों का मान क्या होगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं समकोण त्रिभुज क्या होता है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी एक भुजा कितनी अंश की होती है, 90 अंश की। ठीक है, यही होता है। उसके बाद बोल रहा है कि दो कोणों का अनुपात कितना में है, 2:3। तो इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, 2x और 3x। देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो 2x प्लस 3x प्लस 90 डिग्री, ये तीनों कोण हो गए, इनका योग कितना होगा, 180 अंश होगा। तो 2x प्लस 3x करेंगे तो हमारे पास कितना x हो जाएगा, अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5x। और इस 90 को इधर ले जाते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 180 माइनस 90 डिग्री। तो 5x बराबर कितना हो गया आपका, 90 डिग्री। या फिर x बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 90 डिवाइडेड बाई 5। 5 को इधर ले जाएंगे तो भाग हो जाएगा। ये कितने बार में काटेगा, 18 बार में। तो हमारा x का वैल्यू कितना आ रहा है, 18। लेकिन यहाँ है कितना, 2x और 3x, मतलब कि 18 दूना 36 और 18 तियाँ 54। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा, बी नंबर। तो इसको दूसरे तरीके से हम किस तरीके से बना सकते हैं वो भी देखते हैं। तो इसका सेकंड क्या है कि हम लोग आंसर से बनाएंगे, कि अगर इसको आंसर से बनाना हो तो कैसे बनाते हैं। तो आगे हम लोग क्या करते हैं, अगर एक ठो 90 अंश का है तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो बाकी दो कोण होंगे वो भी कितने अंश के होंगे, इनका योग कितना होगा, 90 डिग्री। तो सबसे पहले इनमें से जोड़ते किसका किसका 90 आ रहा है। ठीक, तो 18 और 54 को जोड़ते तो 72 आ रहा है, 54 36 को जोड़ रहे हैं तो 90 आ रहा है, 60 40 को जोड़ रहे हैं तो 100 आ रहा है, और 30 और 45 को जोड़ रहे हैं तो 75 आ रहा है। तो यहाँ भी देख रहे हैं तो केवल एक ही में कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। उसके बाद देख अगर ज़्यादा और किसी को लग रहा हो कि नहीं, अगर दो दो ठो में अगर आ जाता है कि 90 आ रहा है, ठीक, तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं, अनुपात। जैसे यहाँ अगर काटेंगे तो अनुपात क्या आ रहा है, 1:3 आ रहा है, यहाँ 2:3 आ रहा है, यहाँ भी 2:3 आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है, ये भी 2:3 आ रहा है। लेकिन यहाँ योग कितना आ जा रहा है, 90 से ज़्यादा या फिर कम। लेकिन 90 केवल एक ही जगह आ रहा है, वो आ रहा है बी में। तो आंसर क्या सा होगा, बी। अब अगला क्वेश्चन है √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस डैश डैश डैश। अगर इस तरीके का क्वेश्चन है तो हम लोग क्या करते हैं, इस 12 को तोड़ते हैं ऐसे दो नंबर में जो लगातार के हों, क्रमागत हो, क्रमागत संख्याओं में तोड़ते हैं। ठीक है, तो क्रमागत संख्या में तोड़ना है तो इसको कैसे तोड़ सकते हैं हम लोग, 4 × 3, 4 तियाँ 12। तो देखिए, अगर यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है, प्लस दिया है और ये लगातार दिया है इन्फिनिटिव तक, तब हम लोग का आंसर जो हो जाता है वो बड़ा वाला संख्या हो जाएगा। मतलब कौन सी, बी नंबर 4। ठीक है, अगर ये माइनस दिया होता तो हमारा आंसर क्या हो जाता, 3। ये किस केस में होता, माइनस के केस में। ठीक, तो इसको याद रखिएगा। एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। कितने अनुपात में, 5:9:4 के अनुपात में है, जिनका समस्त मूल्य कितना है, 209 रुपये। तब विभिन्न सिक्कों की क्रमागत संख्या होगी। ठीक, तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पहले क्या लिखते हैं, 50 पैसा, फिर लिख रहे हैं क्या, 25 पैसा, और यहाँ फिर कितना लिख रहे हैं, 10 पैसा। इनके अनुपात किस में दिया है, 5:9:4। तो इसको 5x 4x और 9x मान लेते हैं। तो यहाँ क्या होगा, सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगा कि इनका जो है सिक्कों की संख्या का योग बोलना था, का योग। ठीक है, इनका अगर गुणा करेंगे तो 50 पैसे के 5 के अनुपात में सिक्के मतलब कितने हो जा रहे हैं, 2.5 रुपये या फिर 250 पैसे। 25 पैसे के 9 सिक्के हैं, ठीक है, अनुपात में है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, या फिर हम लोग 250x, 250x पैसे। ठीक, ये हो जा रहा है 25 और 9 का गुणा, 25 9 कितना हो जाता है, 225x पैसे, क्योंकि x का वैल्यू तो हम लोग को पता नहीं है। और 10 × 4 मतलब 40x पैसे। अगर इनको हम लोग पूरा जोड़ दें तो कितना आ जा रहा है, 9 4 13, सॉरी
7 4 11 हासिल आया 1, ये 515x पैसे आ जा रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ये कितने हो जा रहे हैं, सिक्कों की संख्या का योग कितना हो जा रहा है, 216x पैसे। ठीक है, अब इससे क्या करते हैं हम लोग, x का मान निकालेंगे। अगर तीनों संख्याओं का योग मतलब 515x पैसे बराबर कितना हो जाएगा, 206 रुपये। और 206 रुपये को कितना से गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा पैसे में। तो हमारा x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 206 गुणा 100 बट्टा में 515। अब 515 वो हम लोग किससे काटते हैं, सबसे पहले 5 से काटते हैं। 5 1 कम 5 और 0 और 3, और ये कितने बार में कटेगा, 20 बार में। 103 दूना कितना होता है, 206। तो हमारा x का वैल्यू कितना आ गया, 40। ठीक है, अब यहाँ पूछा है कि विभिन्न सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो x का वैल्यू तो हमारे पास कितना आ गया, 40 आ गया है। यहाँ 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 5x। तो 5 गुणा x मतलब 5 गुणा 40 कितना हो जाता है आपका, 200। 9x बराबर जो है 25 पैसे के सिक्के, तो 9 गुणा 25 तो कितने हो जाएंगे आपके, 225। सॉरी 25 का क्लिक कर रहे हैं, 40 आया ना वैल्यू। 9 गुणा 40 बराबर कितना आ जाएंगे, 360 सिक्के। और 10 पैसे के कितने सिक्के हैं, 4x मतलब 4 गुणा 40 तो कितने हो जा रहे हैं आपके सिक्के, 160 सिक्के। और ये वाला किस में आंसर दिया है, बी नंबर में। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा, बी नंबर। इसमें बस आपको यही करना था कि ये जो पैसे दिए हैं इसके अनुपात से इसको गुणा कर देना था, इसको x मान लेना था, ये बराबर आपके समस्त मूल्यों के हो जाता। तो इससे आपका क्वेश्चन बन जाता है। एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1734 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका आयतन क्या होगा ना, वॉल्यूम पूछा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है घन का, तो 6 गुणित भुजा का स्क्वायर या फिर a का स्क्वायर बराबर आपको कितना दिया है, 1734। आपको भुजा निकालना है, मतलब a स्क्वायर आप कैसे निकालेंगे, 1734 बट्टा में 6 कर देंगे। जब आप इसको 6 से भाग देंगे तो कितने बार में आ रहा है, 6 दूना 12। ठीक है, देखिए यहाँ से काट रहे हैं, 6 दूना 12। ठीक है, उसके बाद क्या आ जा रहा है, देखिए यहाँ 5 बच रहा है, यहाँ 3 बच रहा है, तो 5 और 3 कितना हो गया, 8 6 8 48। यहाँ फिर बच जा रहा है 5 और यहाँ बच रहा है 4, 6 89। ठीक है, 54, 6 9 54, सॉरी यहाँ 89 लिखा हूँ, 89 बोल दे रहा हूँ। तो a स्क्वायर बराबर कितना हो जा रहा है, 289। ठीक है, इसको अगर और काटना हो तो ऐसे भी काट सकते हैं। देखिए 1734 भागे 6, अगर दिक्कत लग रहा हो तो 6 दूना 12। ठीक है, यहाँ 5 और 3, यहाँ 6 8 48, यहाँ ये हो गया 48। और फिर यहाँ पर कितना बच रहा है, 5 बच रहा है, यहाँ 4 6 9 54। देख सकते हैं यहाँ आ गया है 289। तो a बराबर क्या हो जाएगा, √289। और 289 कितने का होता है गुणनफल, 17 गुणित 17। तो यहाँ एक भुजा कितनी हो जाएगी, 17 सेंटीमीटर की। ठीक है, एक भुजा यहाँ कितने की हो जा रही है, 17 सेंटीमीटर की। और घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब। मतलब भुजा जो है आपका जो भी हो उसका क्या हो जाता है, क्यूब रूट, मतलब 3 बार गुणा। ठीक, तो यहाँ भुजा हमारी कितनी आई है, 17 सेंटीमीटर। तो हम लोग को कितना का क्यूब करना होगा, 17 का क्यूब। और 17 का क्यूब कितना होता है, 4913 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, सी नंबर। बस आपको ये फॉर्मूला लगाना था, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 6a स्क्वायर। यहाँ से आपको a का वैल्यू निकालना था, और आयतन क्या हो जाता है घन का, a का क्यूब, मतलब उसी a का 3 बार गुणा। तो इससे आपका ये क्वेश्चन बन जाता। अब अगला क्वेश्चन है कि एक परिवार में पिता, माता, पुत्र और पौत्र की आयु a, b, c और d है। ठीक है, इनकी आयु क्या क्या दिया है, a + b + c + d। ठीक है, सॉरी प्लस का क्लिक कर रहे, a, b और c और d है। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या दिया है, 3 4 और चीज़ दिए हुए हैं कि a - b बराबर 3 है। a - b बराबर हमारे को क्या दिया है, 3 है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है कि b + c
सी बराबर 78 है, और उसके अलावा क्या दिया है कि सी प्लस डी बराबर 33 है, 33 है। ठीक, तो परिवार की औसत आयु 34 वर्ष है। परिवार की औसत आयु कितनी बोल रहा है? 34 वर्ष। तो 34 वर्ष मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये 4 जन हो गए। चारों सदस्यों की औसत आयु, तो औसत कब निकलता है? इन 4 सदस्यों का योग को, जो आयु का योग होता है, देखिए यहाँ औसत बराबर हम लोग क्या लिखते हैं? औसत बराबर क्या लिखते हैं? योग बटा कुल संख्या, यही पढ़ते हैं हम लोग औसत का फॉर्मूला। यहाँ आपको औसत कितना दिया है? 34। यहाँ योग कितना हो जाएगा? इनकी आयु का योग, मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की आयु का योग, बट्टे में कितने लोग हैं? 4 हैं, तो 4 से हो जाएगा। तो हम लोग को यहाँ से क्या चीज़ का वैल्यू मिलेगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का, जो कि क्या हो जाएगा? 34 गुणा 4, और 34 गुणा 4 कितना हो जाता है आपका? 136, क्योंकि 34 दूना 68, 68 दूना 136। तो ये आपका क्या चीज़ का निकल गया? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब देखिए यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं? या तो ए प्लस डी निकाल सकते हैं, या फिर ए और बी का वैल्यू निकाल देते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? ये सी प्लस डी का वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ रखेंगे, क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का वैल्यू यहाँ हमारे पास कितना था? 33 बराबर आपके पास कितना हो गया? 136। तो ए प्लस बी बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा? 136 माइनस 33, या फिर ए प्लस बी बराबर हमारे पास क्या आ गया? 101। ठीक है, ए प्लस बी की आयु कितना आ गई हमारे पास? 101। अब हम लोग क्या करते हैं? यहाँ दिया ए माइनस बी, यहाँ दिया ए प्लस बी, तो ए माइनस बी से हम लोग क्या करते हैं? यहाँ क्या दिया है? ए माइनस बी बराबर कितना दिया है? 3 दिया है। तो हम लोग ए बराबर क्या लिख सकते हैं? 3 प्लस बी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको इस इक्वेशन में रखते हैं। ठीक, तो इस इक्वेशन में अगर रखेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखिए 3 प्लस बी बराबर 101, ये रखा ए के वैल्यू को। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये कितने बी हो गए? 2 बी, और 101 माइनस 3 कर देंगे तो कितने हो गए आपके? 98 बराबर क्या हो गया? 2 बी। तो एक बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 98 भागे 2, या फिर बी बराबर हम लोग कितना लिख सकते हैं? 49। यह हमारा किसका वैल्यू निकल गया? बी का वैल्यू निकल गया। ठीक, अब इस b के वैल्यू को इस इक्वेशन में रख देते हैं। कौन से इक्वेशन में? b प्लस सी बराबर 78। यहाँ क्या है? b प्लस सी बराबर कितना दिया है? 78, और b की आयु कितनी निकल गई है? 49 प्लस सी बराबर 78। तो c बराबर क्या हो जाएगा? 78 में से कितना को घटाएंगे हम लोग? 49 को, तो c बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा? 29 वर्ष। ठीक, अब उसके बाद बोला है कि यहाँ तो b माइनस सी क्या होगा? इसीलिए हम लोग सबसे पहले किसकी आयु निकाले? b की। सेकेंड क्या चीज़ को निकाले? c की, कि हम लोग इसका वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकें। तो b कितने आ रहा है आपके पास? 49, और c आपके पास कितना आ रहा है? 29। 49 में से अगर 29 को अगर आप घटाएंगे तो आपके पास कितना आ रहा है? 20 आ रहा है, और आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यही 20। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या होगा? 20। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ा? औसत से इनकी वैल्यू निकालनी पड़ी। उसके बाद हम लोग क्या किए? ए प्लस बी का वैल्यू, यहाँ सी प्लस डी का वैल्यू रख के हम लोग किसका वैल्यू निकाले? ए प्लस बी का। पहले इक्वेशन से हम लोग ए का वैल्यू यहाँ पुट किए, क्योंकि हम लोग को सबसे पहले किसका वैल्यू मिल जाए? बी, क्योंकि यहाँ पूछा क्या है? बी माइनस सी। और उसके बाद हम लोग ए का वैल्यू नहीं निकालते हुए हम लोग इसी इक्वेशन से यहाँ बी प्लस सी के इक्वेशन में हम लोग किसका वैल्यू निकाले? सी का वैल्यू निकाले। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ ए और डी का वैल्यू निकालते, ए और डी का, तो हमारा टाइम वेस्ट होता, हमको इससे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि हमको पूछा है बी माइनस सी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। दिए गए चित्र में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, पहला बोल रहा है ए प्लस बी बराबर 180। तो देखिए दो अगर इस तरीके से क्या बोलते हैं कोण है, और वो एक ही रेखा पे बन रहे हैं। ठीक है, और बीच में कोई रेखा उनको काट रही है, तो ये रेखा जो होती है वो कितने अंश की होती है? 180। तो एंगल 1 और एंगल 2 हमेशा कितना होगा? 180 होगा। ठीक, वैसे ही अगर बात करें हम लोग सेकेंड केस का, देखिए यहाँ पास ये क्या है? समानांतर रेखा है। ठीक है, तो एंगल 1 किसके बराबर हो जाएगा? आपके एंगल 5 के इक्वल होगा। जब एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर अगर 180 अंश है, और एंगल 1 बराबर कितना हो रहा है? क्या बोलते हैं एंगल 1 जो है
बराबर किसके है, एंगल 5 के, क्योंकि इनके जो भुजाएं हैं, मतलब जो कोण है वो किस पे बनी हुई है, एक ही त्रियक रेखा पे बनी है। और जो भुजा जो नीचे की भुजा है वो क्या है, समानांतर रेखा है। ठीक है, ये वाली जो रेखा है समानांतर रेखा है, तो इनके बीच बनने वाला भी कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो एंगल 5 प्लस एंगल 2 भी कितना हो जाएगा आपका, 180 अंश हो जाएगा। तो ये वाला भी सही है। अब आते हैं एंगल 2 और 6 पे देखते हैं। एंगल 2 और 6 से पहले हम लोग किसको देखते हैं, एंगल 3 और 8 को। देखिए जैसे यहाँ 2 और 5 है, ठीक, 2 और 5 को हम लोग बोले, वैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल 3 और एंगल 8 भी, इनका भी योग कितना हो जाएगा, 180 अंश। ठीक है, देखिए अगर आपके क्वेश्चन में अगर इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है तो देखिए किस किस को हम लोग बोलते हैं 180 अंश। ये 4 भुजा हैं, इन दोनों का योग ये कितना होता है, 180 अंश। इन दोनों का योग ये भी कितना होता है, 180 अंश। इन दोनों का योग ये भी कितना होगा, 180 अंश। और इन दोनों का योग ये भी कितना होगा, 180 अंश। ये 4 ठो हुए। उसके अलावा वैसे नीचे में हो जाएंगे, 4 ठो बनेंगे। कौन कौन से, 1 2 ये 3 और ये 4, ये सभी 4 ठो बनेंगे। उसके अलावा कौन से 180 अंश होते हैं बताता हूँ। इन दोनों का योग मतलब एंगल 2 और 5 और एंगल 3 और 8, मतलब इनका भी 180 अंश होगा। उसके अलावा क्या होगा, एंगल 5 और 8 का, एंगल 1 और 5 का भी होगा, एंगल 2 और 6 का भी होगा, एंगल 4 और 8 का भी होगा, एंगल 3 और 7 का भी होगा। ठीक है, तो इतने सारे चीज़ का योग कितना होता है, 180 अंश। ठीक, तो एंगल 3 और 8 का भी हो जाएगा क्योंकि ये एक ही रेखा पे है। ठीक, और समानांतर रेखाओं पे बन रहे हैं। उसके बाद एंगल 2 और 6, एंगल 2 और 6 देखिए कभी नहीं होंगे 180 अंश। क्यों, क्योंकि इनके जो कोण होंगे, देखिए एक त्रियक रेखा काट रही है, तो इस रेखा पे जो कोण बन रहा है, मतलब अगर मान लीजिए एंगल 1 पर मान लेते हैं हम लोग 50 डिग्री का कोण बन रहा है, तो एंगल 2 पे कितने का बनता है, 130 का। तो एंगल 5 अपने आप कितना हो जाता है, 50, क्योंकि इन दोनों का योग कितना होता है, 180 अंश। और इन दोनों का भी योग कितना होता है, 180 अंश। तो ये कितना हो जाता है, 130। तो कौन सा आपका बराबर नहीं है, तो एंगल 2 प्लस एंगल 6 180 अंश है। ठीक, 15 रुपये प्रति घन मीटर की दर से 14 मीटर गहरे और 3 मीटर व्यास वाले कुएं को खोदने में कितना खर्च आएगा। यहाँ क्या बोल दिया, घन मीटर, मतलब डायरेक्ट अगर घन मीटर की बात कर दे तो किसके बारे में बोल रहा है, आयतन। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि अगर एक कुआं है तो कुआं कैसे बनता है, इस तरीके से बनता है। अगर इस तरीके से कुआं बन रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेलन। ठीक है, सिलेंडर, जिसका कि आयतन क्या होता है, पाई r² h। ठीक है, अब यहाँ पाई का वैल्यू तो आपको पता है 22/7 है। ठीक है, h हम लोग को r पता है क्या, 3 मीटर अगर व्यास है, व्यास पता है कितना है, डायमीटर मतलब कितना है, 3 मीटर है, तो उसका त्रिज्या या फिर कितना हो जाएगा, या फिर रेडियस को क्या बोलेंगे, 3/2 मीटर, मतलब कि उसका आधा। तो 3/2 गुणा 3/2 गुणा कितना कर देंगे हम लोग, कितना मीटर का बात हुआ, ऊंचाई का, गहरा है। देखिए अगर ये गहरा भी है तो ये किसकी बता रहा है, ऊंचाई को बता रहा है। तो हो गया 14। यहाँ से कितने बार में कटेगा, 2 बार में। ये इसको काट दिया, ये इसको 11 बार में काटा, तो 11 तियाँ 33, 33 तियाँ 99 मीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारा क्या आया, आयतन। और इसी आयतन मतलब 1 मीटर क्यूब का वैल्यू कितना है, 15 रुपये है। ठीक है, यही बोला आपका 1 मीटर क्यूब का वैल्यू कितना, प्रति घन मीटर का 15 रुपये। आपके पास है 99 घन मीटर, तो 99 गुणित 15, तो 99 गुणित 15 जब आप करेंगे तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, 1485 रुपये। तो इस तरीके से आप बना सकते थे, बस आयतन इसको पता रहता फार्मूला तो आराम से बन जाता। अगला क्वेश्चन है इकाई के अंक का। यहाँ क्या बोला है कि 459 गुणा 46 गुणा 200 यहाँ 8, उसके बाद एट द रेट गुणा 484 की गुणनफल का इकाई का अंक 2 है। तो ए का वैल्यू, ये √a का क्या बोलते हैं, इसका वैल्यू ए ही मान लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एट द रेट जो बोलते हैं। ठीक है, एट द रेट जो बोलते हैं उसका वैल्यू क्या है, तो इसको ए मान लेते हैं, अभी ए ही बोल देता हूँ इसको। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, इकाई के अंक को देखते हैं। इन सभी के में हम लोग क्या कर रहे हैं, इकाई के अंक को लेते हैं। तो ये कितना है, 9 गुणा 6 गुणा a
गुणा 4 बराबर इसके इकाई अंक कितना आ रहा है 2। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि गुणा करते हैं। 9 छक क्या हो जाता है 54। 54 में से हम लोग क्या लेते हैं 4 को लेते हैं, गुणा ए गुणा 4 बराबर 2। ठीक है, इसमें क्योंकि 54 आया तो इसका भी हम लोग किसको ले रहे हैं इकाई अंक। अब 4 का गुणा 4 से कर रहे हैं तो 4 चौके कितना होता है 16। लेकिन हम लोग इसके इकाई के अंक को लेंगे तो क्या हो जा रहा है 6 गुणा ए बराबर 2। ठीक है, 6 के पहाड़ा में जब हम लोग 6 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो कब इसका इकाई अंक 2 आता है। तो देखिए क्या होता है 6 दूना कितना होता है 12 और 6 सत्ते कितना होता है 42। यही दो केस में आ सकता है। यहाँ ऑप्शन में देखते हैं 2 है क्या कहीं ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन में क्या है 7 है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो डायरेक्टली से इसमें क्या करना है आपको गुणा करना है किसका इकाई के अंक का और उससे आपको वैल्यू निकालना है। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। बुधवार गुरुवार शुक्रवार का औसत तापमान 40 डिग्री था। किसका किसका बोल रहा है वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे का औसत तापमान मतलब भागे 3 बराबर कितना है 40। मतलब कि वेडनेसडे प्लस थर्सडे प्लस फ्राइडे ये बराबर कितना हो जा रहा है 120 डिग्री। ठीक है, सेंटीग्रेड। और गुरुवार शुक्रवार और शनिवार का औसत तापमान 41 था। अब क्या बोल रहा है गुरुवार शुक्रवार और शनिवार का औसत तापमान कितना है 41 डिग्री है। ठीक है, तो हम लोग इसका भी तापमान निकाल लेते हैं गुरुवार शुक्रवार शनिवार का। तो ये कितना हो जाएगा 41 गुणा 3 या फिर 123 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यदि शनिवार का तापमान 42 था, अगर शनिवार को बोल रहा है कि यहाँ पर शनिवार का तापमान कितना है 42 डिग्री है, तो आपको किसका फाइंड करना है बुधवार का। तो शनिवार के साथ क्या है देखिए गुरुवार प्लस शुक्रवार थर्सडे प्लस फ्राइडे बराबर कितना 123 डिग्री। और ये थर्सडे फ्राइडे किसके साथ भी है वेडनेसडे के साथ भी है। तो हम लोग क्या करते हैं इसके थर्सडे प्लस फ्राइडे का वैल्यू निकाल देते हैं। तो 123 माइनस 42, अगर 42 कर रहे हैं तो कितना आ जा रहा है आपके पास 81 डिग्री। ये किसका तापमान आ रहा है थर्सडे प्लस फ्राइडे का। और इस थर्सडे प्लस फ्राइडे के हम लोग तापमान को कहाँ रख देते हैं इस जगह में उठा के रख देते हैं। तो हमारे पास क्या है वेडनेसडे प्लस 81 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 120 डिग्री। मतलब कि वेडनेसडे बराबर कितना हो जाएगा यानी बुधवार बराबर 120 माइनस 81 डिग्री। और 120 में से 81 को अगर माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा कितना 39 डिग्री। तो सही तापमान क्या होगा 39 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, बस इसमें ध्यान रखिएगा इस तरीके का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है तो कैसे करना है। देखिएगा इसमें दो जो डे होंगे वो कॉमन होंगे और उसी का वैल्यू पुट होता है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 3 4 5 6 और 8 से विभाज्य हो। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन है न्यूनतम संख्या तो हम लोग को क्या निकालना है एलसीएम या लघुत्तम समापवर्तक। किसका किसका, तो हम लोग किसका निकाल रहे हैं 3 4 5 6 और 8 का। सबसे पहले 2 से भाग जाएगा तो यहाँ बचेगा क्या 3 2 5, यहाँ भी 3 यहाँ 4। फिर 2 से करेंगे तो यहाँ आएगा 3 यहाँ 1 यहाँ 5 यहाँ 3 यहाँ 2। फिर 2 से करेंगे तो यहाँ आएगा 3 1 5 यहाँ 3 यहाँ 1। फिर 3 से कर देंगे तो यहाँ 1 1 5 1 1। फिर 5 से कर देंगे तो हमारे पास पूरा जो आएगा 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से एलसीएम आपका क्या आ रहा है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दिया 24 24 बचे 120। ये आपका क्या आ गया एलसीएम। अब यहाँ देखिए हम लोग को जो ऑप्शन दिया है इसमें से बोला है पूर्ण वर्ग संख्या, तो 1200 पूर्ण वर्ग संख्या होती नहीं इसलिए इसको हम लोग काट देंगे। हमारे पास बचे क्या 900 2500 और 3600। ठीक है, हम लोग 900 को अगर भाग दें 120 से, ठीक है, तो 12 छक कितना होता है 84। ठीक है, और 12 सत्ते कितना होता है 12 छक 72 होता है, 12 सत्ते होता है 84 और 12 अट्ठे कितना होता है 96 यानी 960। तो यहाँ से किसी भी हिसाब से 900 नहीं आ रहा तो ये भी कट गया। अब 2500 को देखें तो देखिए 12 120 है, 120 गुना कितना होता है 240। यहाँ हमारे पास बच कितना रहा है 100 100 तो इससे कटेगा नहीं तो ये भी कट गया। अंतिम में बच रहा है 3600। तो 3600 को अगर देखेंगे
3600, तो 120 है। 12 तियाँ कितना होता है 36, तो ये हो गया कट गया, यहाँ 0 से 0 बार में कट गया, तो एक 30 बार में आपका कट जा रहा है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 3600। तो इस तरीके से आज के हम लोग 10 क्वेश्चन देखे। आप लोग के कितने क्वेश्चन सही हो रहे थे जब आप इसको बना रहे थे, ये भी आप लोग कमेंट करिएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।